Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सेरिब्रम। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी ब्रेन के बारे में कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं और फर्दर पार्ट्स में से हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रेन का फोर ब्रेन है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और फोर ब्रेन के फर्दर टू पार्ट्स थे, सेरिब्रम एंड डायनसेफ्लॉन। और फिर हमने ये देखा था कि जो डायनसेफ्लॉन है इसके अंदर कौन कौन से फर्दर जो पार्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। आज हम सेरिब्रम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेरिब्रम ब्रेन का कौन सा पार्ट है और इसके फर्दर कौन कौन से लोब्स हैं। जैसा कि हम लोगों ने ब्रेन के डायग्राम में देखा था दैट दिस कॉन्वुलेटेड एरिया, इस कॉन्वुलेटेड एरिया को, ये सारे का सारा कॉन्वुलेटेड एरिया है, इसे हम सेरिब्रम का नाम देते हैं। और ये हमारे ब्रेन का फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में से। और फोर ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज़ द सेरिब्रम। वो ये जो सारा कॉन्वुलेटेड एरिया है, ये कॉन्वुलेटेड और फोल्डेड एरिया जो ये सारे का सारा सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम जो है इसको कुछ फर्दर लोब्स में डिवाइड किया गया। इनमें से एक जो है जो फ्रंट साइड पे माथे पे आ रहा है, यहाँ पे जो लोब है इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। जहाँ पे हमारा कान है, ठीक है, एयर है, एयर वाले एरिया वाला जो लोब है इसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। ऊपर हेड पे हमारे पास पैराइटल लोब है और फ्रंटल लोब के पीछे हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है। अभी जो सारे लोब्स हैं वो चाहे फ्रंटल लोब हो, टेम्पोरल लोब हो, पैराइटल लोब हो, ऑक्सीपिटल लोब हो, इन सब के अलग-अलग से फंक्शंस हैं। और ये ब्रेन के अंदर ख़ास तरह की जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली नर्व इम्पल्स है उसको डिटेक्ट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हमारे पास जो सेरिब्रम है ये उसकी लोकेशन और उसके फर्दर लोब्स हैं। तो सेरिब्रम के बारे में हम क्या लिखेंगे? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसके पास कुछ यहाँ पे डिप्रेशंस होते हैं। इन डिप्रेशंस के भी फर्दर नेम्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ओके ओके, सेरिब्रम के अंदर हमारे पास ये जो डिप्रेशंस हैं, इन डिप्रेशंस को हम सल्कस कहते हैं। एक को सल्कस कहेंगे, प्लूरल में हम इन्हें सल्काई कहेंगे। और ये जो हमारे पास उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, इस उभरे हुए हिस्से को हम गायरस कहते हैं और ज़्यादा को गायरे कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इन डिप्रेशंस के, इन फोल्डेड एरियाज़ के भी स्पेसिफिक नेम है। अच्छा, अब यहाँ पे डिप्रेशंस हैं क्यों और यहाँ पे ये एरिया फोल्डेड क्यों है? इसकी वजह ये है कि ब्रेन के पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो इतने सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को एक जगह पे इकट्ठा रखने के लिए सारे का सारा एरिया जो है फोल्डेड है, क्योंकि जब भी कोई एरिया चीज़ उसको हम फोल्ड कर देते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सेरिब्रम में सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स को जगह मिल सके नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए और फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज को आगे कन्वे करने के लिए, तो ये सारा एरिया जो है ये क्या है? कॉन्वुलेटेड एरिया है, ताकि बहुत सारे न्यूरॉन्स को हाउस यहाँ पे किया जा सके। अब जो सेरिब्रम है हमारे पास, सेरिब्रम इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स, इंटू टू हाफ्स। दो हाफ्स हैं सेरिब्रम के और उन दोनों हाफ्स को अलग-अलग से हम नाम देते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। टू हाफ्स विच आर कॉल्ड एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अब अगर हम अपने ब्रेन को फ्रंट साइड से देखें तो फ्रंट साइड से इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया, एक बॉडी का लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, यानी कि एक हमारे पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा और एक हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। तो इन दोनों हाफ्स में अलग-अलग से लोब्स होंगे। अगर हम अपने लेफ्ट वाले बाजू की बात करें तो लेफ्ट वाले बाजू की साइड पे जो हमारा हाफ होगा वो होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक फ्रंटल लोब होगा, एक पैराइटल लोब होगा, एक ऑक्सीपिटल लोब होगा और टेम्पोरल लोब होगा। इसी तरह से हम अगर अपने राइट साइड की बात करें, राइट वाले हैंड वाली साइड की बात करें, तो हमारी जो बॉडी की राइट साइड है यहाँ पे
राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा, यहाँ पे भी उसका जो फ्रंट साइड है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास फ्रंटल लोब है, ऊपर हमारे पास पैराइटल है, कान वाले जो एरिया है वहाँ पे टेम्पोरल है, और फ्रंटल के बिल्कुल बैक साइड पे हमारे पास ऑसिपिटल लोब है। तो ये सारे लोब्स जो हैं ये फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ये चारों लोब्स दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में मौजूद होंगे और अपने अपने वहाँ पे फंक्शंस को ये परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो दो हाफ्स हैं, ये दोनों हाफ्स आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। किस तरह से? लेट्स सपोज ये हमारे पास सेरेब्रम का जो एरिया जस्ट हम ड्रॉ करें, एक इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए, ये टू हाफ्स आ गए जी। इनमें से एक को हम लेफ्ट कह देते हैं सेरेब्रल हाफ, और एक को कह देते हैं जी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर या राइट हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंटल लोब भी होगा, पैराइटल लोब भी होगा, ऑसिपिटल भी होगा और टेम्पोरल भी होगा। यहाँ पे भी फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल चारों लोब्स होंगे। तो टोटल 8 लोब्स हैं, लेकिन बेसिकली 4 लोब्स हैं, पेड़ की शक्ल में हम कह रहे हैं जी। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो राइट और लेफ्ट साइड है, ये राइट और लेफ्ट साइड आपस में इंटरकनेक्टेड है, ताकि इन्फॉर्मेशन का यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सके। अब राइट साइड पे कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनके एक्सॉन लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे सेल बॉडीज और यहाँ पे उनके एक्सॉन्स है। लेफ्ट साइड पे कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जिनकी सेल बॉडी यहाँ पर, उनके एक्सॉन्स राइट साइड पे। तो यहाँ पे जो इंटरकनेक्शन के लिए जो एरिया है, जो दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। इसे हम क्या कहते हैं जी? कॉर्पस कैलोसम का नाम देते हैं, जो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, कनेक्ट द बोथ हेमिस्फीयर्स। ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स उन्हें आपस में क्या करेगा? इंटर कनेक्ट करेगा। अब ये तो होगी कनेक्शन की बात कि ब्रेन के दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफ़र हो सके और किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्ड दिया जा सके। अब ये जो सेरिब्रम वाला एरिया है हमारे पास, इसके अंदर दो टर्म्स हैं जो हम लोगों ने याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज़ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। क्या आखिर ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या है और ये किस तरह से बनते हैं? अब हमारे पास लेट्स सपोज ये ब्रेन का सेरिब्रम वाला एरिया है, इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास मिड ब्रेन और पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वैसे ही ऐसे जो वो मौजूद है। अभी हम ये सिर्फ सेरिब्रम वाले एरिया की बात करें। अभी जो सेरिब्रम वाला एरिया है, यहाँ पे इसकी ये जो एजिज हैं, ये एजिज, यहाँ एजिज पर बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं जी। ये डेंड्राइड्स हैं जी, बहुत सारे सेल बॉडीज मौजूद होती हैं एजिज ऑफ द सेरेब्रम पे। यहाँ पे ये सारा एजिस वाला जो एरिया है, तो इस सारे एजिस वाले एरिया में ये जो सारा एरिया है, इस सारे एरिया में बहुत सारी सेल बॉडीज़ होंगी न्यूरॉन्स की। अब ये जो सेल बॉडीज़ हैं, इस सेल बॉडी की वजह से ये सारा एरिया इस तरह से मौजूद होगा, सेल बॉडीज़ यहाँ पे मौजूद होंगी। इस सेल बॉडीज़ की मौजूदगी की वजह से जो सारा एरिया है ये होगा ग्रे कलर का, इसे हम नाम देंगे ग्रे मैटर। और ये जो सेंटर वाला एरिया होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये जो सारी सेल बॉडीज़ है, इनके जो एक्सॉन है ये यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया है नीचे, यहाँ पे क्या होंगे? ये सारे एक्सॉन होंगे। तो यहाँ पे एक्सॉन है और एक्सॉन्स के ऊपर क्या है? माइलिन की शीट, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया होगा ये होगा वाइट, वाइट कलर का होगा और इसे हम देंगे नाम वाइट मैटर का। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है? इस ग्रे मैटर और वाइट मैटर को इस चैप्टर की स्टार्ट वाली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको कोई डाउट है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, गैंग्लियन और न्यूक्लियस, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्ट वाली वीडियो में। तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं और वहाँ से चीज़ें कॉन्सेप्ट हो जाएंगी कि गैंग्लियन, नर्व, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ट्रैक्ट और न्यूक्लियस में क्या डिफरेंसेस हैं और ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। अच्छा जी, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी कि ब्रेन के अंदर हमारे पास
जो सेरेब्रम के अंदर उसका जो एजिस वाला एरिया है वहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज़ हैं न्यूरॉन्स की, इसको नाम दे दिया ग्रे मैटर क्योंकि इनका ग्रे कलर है। उसके बाद जो सेंटर वाला एरिया वहाँ पे बहुत सारे एक्सॉन्स हैं न्यूरॉन्स के, इसको हमने वाइट मैटर का नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन की शीथ मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास ये जो एरिया है ग्रे मैटर वाला एरिया, इस एरिया को हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं। सो इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज कॉर्टेक्स। तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स आ गया जो कि ग्रे मैटर है और ये सारे का सारा वाइट मैटर है। अच्छा, ये जो वाइट मैटर वाला एरिया यहाँ पे भी कुछ सेल बॉडीज़ मौजूद होंगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेल बॉडीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास पूरे ग्रे मैटर के अंदर कहीं कहीं सेल बॉडीज़ जो है ये मौजूद होंगी। पूरे के पूरे ग्रे मैटर वाइट मैटर के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास ये सेल बॉडीज़ मौजूद होंगी। जहाँ पे ये सेल बॉडीज़ मौजूद होंगी इस एरिया को हम नाम देंगे बेसल न्यूक्लियाई का, बेसल न्यूक्लियाई का। इनके आगे फर्दर फंक्शंस होते हैं जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो वाइट मैटर के अंदर कहीं कहीं, तो ये कैसा कलर होगा, ये भी ग्रे मैटर ही होगा, के अंदर कहीं कहीं ग्रे मैटर मौजूद होता है और इस एरिया को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं और ये बहुत सारे हैं तो हमने इनको बेसल न्यूक्लियाई का नाम दे दिया। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि सेरेब्रम के जो हार्व्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे ना जहाँ हमने बात की बेसल न्यूक्लियाई, इन्हीं बेसल न्यूक्लियाई में से ना एक होता है न्यूक्लियाई जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिप्पोकैम्पस क्या होता है। तो हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस बेसिकली एक इट इज़ अ बेसल न्यूक्लियाई और ये जो स्ट्रक्चर होता है इस हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है, इट विल कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कि कोई भी चीज़ हमारी याददाश्त में जो रहती है वो हिप्पोकैम्पस की वजह से रहती है। तो ये क्या करता है, इट विल कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ओके, अब हम क्योंकि बेसल न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बेसल न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें से एक जो हमारे पास और बेसल न्यूक्लियाई दैट इज़ एमिगडाला। ये भी एक बेसल न्यूक्लियाई है और इसका क्या काम होता है, ये कंट्रोल करता है फेयर को और जो गुस्सा होता है, एंगर होता है उसको। इट इज़ आल्सो बेसल न्यूक्लियाई और इसका क्या काम है जी, सेंटर है फॉर फेयर एंड रैग, यानी कि डर के लिए और गुस्से के लिए ये एक सेंटर है। अब ये भी दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये भी सेरेब्रम का हिस्सा आ गया। ठीक है, क्योंकि सेरेब्रम के अंदर ही हमने पढ़े हैं ना बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एमिगडाला है या फिर ये जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस है, दीज आर बेसिकली बेसल न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सेरेब्रम के अंदर जो वाइट मैटर है उसके अंदर ये दो स्ट्रक्चर्स जो है ये मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोब्स हैं ब्रेन के, तो जितने भी लोब्स हैं हमारे पास कौन कौन से हैं जी लोब्स ब्रेन के। लोब्स, अच्छा लोब्स से पहले ना हम एक और छोटी सी चीज़, एक टर्म है जिसको हम लोगों ने रिमेंबर करना है, वो है जी लिम्बिक सिस्टम। सो व्हाट इज़ द लिम्बिक सिस्टम। अच्छा, उसकी डिटेल हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि लिम्बिक सिस्टम किस चीज़ से बनता है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स बाय विच लिम्बिक सिस्टम इज़ फॉर्म्ड। तो बस हम इस चीज़ को रिमेंबर कर लेंगे कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम किस चीज़ से बनता है। सिस्टम किससे बनता है, लिम्बिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बेसल न्यूक्लियाई प्लस हाइपोथैलेमस। इन दोनों को मिलाकर हम लिम्बिक सिस्टम का नाम दे देते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो इस लिम्बिक सिस्टम की क्या फंक्शंस है, इट इज़ सेंटर या रिस्पॉन्सिबल हम कहेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्सिबल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो इमोशंस हैं, गुस्सा, नफ़रत, प्यार और
जो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के इमोशंस हैं, उनके लिए जो है लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इसको एक और नाम देते हैं हम लिम्बिक सिस्टम को, हम इसको इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इमोशनल ब्रेन। तो यहाँ पे बस इतनी सी बातें आपने याद रखनी है लिम्बिक सिस्टम के बारे में और हिप्पोकैम्पस के बारे में। तो हिप्पोकैम्पस क्या है? एक बेसल न्यूक्लियाई है। बेसल न्यूक्लियाई क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियाई जो वाइट मैटर वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम के अंदर मौजूद होते हैं। इनको हम बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं। बहुत सारे बेसल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। उनके अलग-अलग से नेम्स भी हैं, अलग-अलग से फंक्शंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो याद रखना है दैट इज़ द हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। इन दोनों का क्या काम है? हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, और एमिगडाला क्या करता है? ये गुस्से के लिए, ये डर के लिए और गुस्से के लिए एक जो है सेंटर है। इसके अलावा अगर हम बेसल न्यूक्लियाई और हिप्पोथैलेमस दोनों को मिला के कंबाइन एक नाम दे तो दैट इज़ द लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कंट्रोल करता है, और हम इसको इमोशनल ब्रेन का नाम भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है लोब्स ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के कौन कौन से लोब्स हैं? सेरिब्रम इज डिवाइडेड बेसिकली इनटू 4 लोब्स। कौन कौन से लोब्स हैं जी? सबसे पहला लोब हमारे पास है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो माथे पे बिल्कुल सामने वाली साइड पे होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पैराइटल लोब, ऊपर की साइड पे होगा। टेम्पोरल लोब कान वाले एरिया के पास होगा, और ऑसिपिटल लोब जो कि फ्रंटल लोब के पीछे होगा। अब इनके नाम से ही इनके काम पता चल रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म करेंगे। अब ये जो हमारे पास फ्रंटल लोब है, ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम दो दो फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। बाकी सारे जो फंक्शंस हैं वो बुक के अंदर ऐसे लिखे हुए हैं, आप उसको वहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो भी इमोशंस हैं उन्हें कंट्रोल करेगा, स्पीच की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। तो बहुत सारी मूवमेंट जो है ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पैराइटल लोब की, तो पैराइटल लोब क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? ओके, स्किन से आने वाली किसी भी तरह की जो हमारे पास इम्पल्सेस हैं उनको सेंस करता है। तो ये क्या करता है? इट रिसीव, अच्छा इसके पास इन सब के पास ज़ाहिर है सेंसरी एरियाज़ होंगे जो क्या करेंगे? सेंस करेंगे किसी भी आने वाले स्टिमुलाई को, इन चारों लोब्स के पास, ठीक है। तो ये जो चारों लोब्स हैं हमारे पास फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, इन चारों लोब्स के पास यहाँ पे ख़ास तरह के एरियाज़ होंगे जिन्हें हम सेंसरी एरियाज़ कहेंगे। जैसे कि अब हमारे पास जो फ्रंटल लोब है, इसके पास जो सेंसरी एरिया होगा वो क्या करेगा? वो किसी भी तरह की स्केलेटल मसल से आने वाली इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे जैसे ही वो ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पे सेंसरी एरिया के साथ एसोसिएशन एरियाज़ होते हैं जो क्या करेंगे? उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा जी क्या है इन्फॉर्मेशन है, उसको रीड करने के बाद मोटर न्यूरॉन्स को, जितने भी लोब्स हैं इनके पास, चारों लोब्स के पास सेंसरी सेंसरी एरिया भी होगा, इनके पास सेंसरी न्यूरॉन्स भी होंगे, ठीक है, जो कि सेंसरी एरिया में मौजूद होंगे। फिर इनके पास एसोसिएशन एरिया होगा, फिर इनके पास मोटर न्यूरॉन्स होंगे, एक मोटर एरिया होगा। तो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैसेज लेकर आएंगे, यहाँ पे मैसेज एसोसिएशन एरिया में ट्रांसफ़र होगा। एसोसिएशन एरिया उस मैसेज को अच्छे से पढ़ेगा, देखेगा कि मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। उसके बाद वो रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन्स को दिया जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? उस रिस्पॉन्स को लेकर आएंगे और बॉडी के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक उसको पहुंचाएंगे कि अब आप इस तरह का रिस्पॉन्स शो करवाएं। तो यहाँ पे 3 तरह के हमारे पास जो है वो एरियाज होंगे हर एक लोब के अंदर। ओके, तो हम उन 3 एरियाज को पहले लिख लेते हैं, फिर हम इन लोब्स ऑफ सेरेब्रम की बात करते हैं। तो कौन कौन से एरिया? तो हमारे पास सेरेब्रम के अंदर कितनी तरह के एरिया हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला जो एरिया है दैट इज़ द सेंसरी एरिया। पहला आएगा सेंसरी, फिर सेकंड पे आएगा एसोसिएशन एरिया, लिख लें, ठीक है।
और थर्ड पे आएगा मोटर एरिया। इन सारे एरियाज के अंदर न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद होंगे। अब सेंसरी एरिया क्या करेगा, किसी भी आने वाली इंफॉर्मेशन को लेकर आएगा, डिटेक्ट करेगा, उस इंफॉर्मेशन को एसोसिएशन एरिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करेगा, देखेगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पे देना ज़रूरी है, किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए। ये उस रिस्पॉन्स को मोटर न्यूरॉन को देगा, मोटर न्यूरॉन मोटर एरिया को देगा। मोटर एरिया में जो मोटर न्यूरॉन्स है वो उस रिस्पॉन्स को, उस कमांड को लेकर आएंगे टुवर्ड्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो भी एरिया है जहाँ पे वो मोटर न्यूरॉन उस कमांड को ले जाना चाहिए, वो वहाँ पे उसको लेकर जाएंगे, वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और उस एरिया में जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स शो करवाया जाएगा। ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने लोब्स के पास कि हम किस लोब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैराइटल लोब। तो ये क्या करेगा, इट विल रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन। तो स्किन से किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, कोई प्रेशर है, कोई हीट है, कोई कोल्ड है, किसी भी तरह का जो भी टच की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएगी और उसको रिसीव करेगा हमारा पैराइटल लोब। इसके अलावा हमारे पास अगर हम टेम्पोरल टेम्पोरल लोब की बात करें तो टेम्पोरल लोब क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट विल रिसीव इंफॉर्मेशन। हाँ जी, कौन सी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल। ओके, स्मेल एंड हेयरिंग, स्मेल एंड हेयरिंग। तो स्मेल और हेयरिंग के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी किसके पास, टेम्पोरल लोब के पास। कान के पास है तो याद रख लें, कान के पास है तो हेयरिंग के लिए आएगी, इसके अलावा स्मेल के लिए भी कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले टेम्पोरल लोब के पास आएगी। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब के नेम से पता चल रहा है किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी जी, विजुअल, देखने से मुतलिक। तो कोई चीज़ हमने देखी है, ठीक है, कोई शेर देख लिया या कोई भी डेंजरस चीज़ देख ली, कोई अच्छी चीज़ देख ली, तो सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास जाएगी, हमारे ऑसिपिटल लोब के पास। तो ये हमारे पास लोब्स हैं जिनके काम जो है वो जिनकी मदद से काम डिवाइड हो गए हैं सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम का हर एक लोब एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेगा। कोई स्केलेटल मसल से आने वाली सेंसरी न्यूरॉन्स से आने वाली जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करेगा। कोई स्किन से आने वाली इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स देगा। कोई कान से आने वाली, नाक से आने वाली इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा और रिस्पॉन्स देगा। कोई आंखों से आने वाली जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स देगा। तो सेरिब्रम के अंदर ये सारे लोब्स के अंदर फंक्शंस जो है वो डिवाइडेड है ताकि सेरिब्रम के अंदर जो काम है वो बहुत ही अच्छे से हो सके और हमारा ब्रेन हर एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज कर सके, एनालाइज करके उसको समझ सके, समझ के अच्छे से डिटेक्ट कर सके, डिटेक्ट करके एनालाइज कर सके और आफ्टर एनालिसिस उसके लिए एक अच्छा कमांड दे सके कि बॉडी को इस वक्त क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। होप सो यहाँ तक जो सेरिब्रम वाला टॉपिक है आपको समझ आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.